कल हम लोगों ने फिक्टे को देखा था और आज हीगल पर बात करें। फिक्टे और हीगल प्रक्रिया में एक ही जैसे, ये हर चीज को संघर्ष की उपज ये मानते हैं। ठीक है, प्रतिपक्ष और पक्ष इसके बीच संघर्ष, इससे उत्पत्ति है। ये फिक्टे की मान्यता है और हीगल की भी मान्यता बिल्कुल ठीक ऐसी ही है। फिर अंतर कहां है फिक्टे और हीगल में? फिक्टे संघर्ष देख रहा है आदमी के मस्तिष्क में, ठीक है, क्योंकि फिक्टे के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो चेतना युक्त मानव का मस्तिष्क है। वो कहता संघर्ष जहां चलता है वह स्थान मानव का मस्तिष्क है, वहां दो विरोधी विचार ये मौजूद है और वहां पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मौजूद है। पक्ष से प्रतिपक्ष नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि एक विचार ये मानव मस्तिष्क में है और मानव ने जब उस एक विचार के आधार पर आगे बढ़ना शुरू किया तो जो कमियां आई उससे प्रतिपक्ष निर्मित हुआ, ये स्थिति नहीं है। ये ऐतिहासिक विचारक ऐसा ही मानेंगे, लेकिन फिक्टे बिल्कुल डिफरेंट एंगल पर जा रहा है। जो कुछ फिक्टे की मान्यता है, फिक्टे कहता ना मानव मस्तिष्क में पक्ष और प्रतिपक्ष मौजूद है, पक्ष से प्रतिपक्ष निगमित नहीं होता, पक्ष के बराबर में प्रतिपक्ष है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और व्यक्ति दोनों में संघर्ष, इसके परिणाम स्वरूप जो कुछ उत्पन्न हो रहा है उसको फॉलो कर रहा है। यह फिक्टे की मान्यता है और जो कुछ उत्पन्न हो रहा है उसी को वो मोरालिटी कह रहा है, नैतिकता कह रहा है। कल हम लोगों ने देखा था कि कांट की नैतिकता और फिक्टे की नैतिकता अलग हो रही थी। इसे वो नैतिकता कह रहा है जो पक्ष और प्रतिपक्ष इससे निकलकर सामने आ रहा है, इसका संघर्ष। लेकिन इसके संघर्ष का स्थान कहां है? इसके संघर्ष का स्थान मानव का मस्तिष्क है। हीगल कहता है कि मानव मस्तिष्क में संघर्ष नहीं चलता। ठीक है, बल्कि ठीक है, जो सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति इसे किसे, ठीक है, ये कौन सी चीज है? आप जब जीवन जीना शुरू करें, ठीक है, जब भी आप जिंदगी इसे जीना शुरू करेंगे तो कैसे जिए ये समस्या आपके सामने आएगी। भाई ये समस्या तो आएगी ही। तो सबसे पहले आपके मन में जो विचार पैदा होगा, ठीक है, वो स्वयं के संरक्षण का होगा। ठीक है, सबसे पहले व्यक्तिपरक भावना ये आपके मन में पैदा होगी। आपके मन में जो भावना है वो व्यक्तिपरक होगी। कहते ना, भूखे भजन न होए गोपाल। सबसे पहले स्वयं का संरक्षण और फिर आदमी की जो आदमियत है इसका विस्तार शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर वह अपने परिवार पर आता है, फिर वह अपनी लोकेलिटी पर आता है, फिर वह अपने जिले पर, और ऐसे ऐसे होते हुए उसकी जो भावना है वो विस्तृत होती है संपूर्ण संसार के प्रति। लेकिन सबसे पहले वो स्वयं के बारे में ही सोचता है। तो आत्मपरक भावना सबसे पहले उसके अंदर आती है। अपने बारे में सोचना इसे आत्मपरक भावना कहेंगे, और दूसरों के बारे में सोचना, ये सबके बारे में सोचना, इसे वस्तुपरक भावना कहेंगे।
इस आत्मपरक और वस्तुपरक में संघर्ष होता है। जो निकल कर आता है हीगल उसे नैतिकता कहेगा, ये जो निकल कर आएगा उसे हीगल संस्कृति कहेगा। संस्कृति निकल कर आ रही है, जो कुछ अच्छा पाया अब इन सांस्कृतिक मूल्यों के साथ आदमी जीना शुरू कर देगा। लेकिन वे सांस्कृतिक मूल्य उस क्षण के मूल्य होंगे। भाई सांस्कृतिक मूल्य जो पैदा हुए वे उस क्षण के मूल्य हैं। परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहेंगी, इसलिए उन सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव इसकी जरूरत पैदा होने लगेगी। ठीक है ना। लेकिन कुछ होगा जो अपरिवर्तनशील है, कुछ बेसिक है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कुछ में परिवर्तन होगा भी। ठीक है, कुछ बेसिक है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कुछ है जो परिवर्तनशील है और जो परिवर्तन की मांग करेगा उसमें परिवर्तन होगा भी। और परिवर्तन क्यों हो रहा? क्योंकि पूर्व से जो है, ठीक है, वो अब अनफिट है, वो अब अनफिट है। उसका जो विरोधी है वो अब फिट होना चाह रहा है। ठीक है ना। तो फिट और अनफिट इसका संघर्ष फिर शुरू हो गया। पहले व्यक्तिपरक वस्तुपरक में संघर्ष हुआ था, और व्यक्तिपरक और वस्तुपरक में संघर्ष होने के कारण से कुछ जन्मा था। तो व्यक्तिपरक को हम थीसिस कहते हैं, और व्यक्तिपरक का उल्टा क्या है? सबके बारे में सोचना, उसे हम एंटीथीसिस कहते हैं। ठीक है। इससे संश्लेषित होकर जो चीज सामने आई थी उसे हम स्पिरिट या भावना कहते हैं। ठीक है ना। संश्लेषित यानी सिंथेसिस के तौर पर जो सामने आई उसे हम स्पिरिट या भावना कहते हैं। ठीक है। और इस भावना को जब सभी लोगों के लिहाज से हम देखते हैं, क्योंकि सभी लोगों के लिहाज से इसको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी लोगों का जो जीने का तरीका है, सभी लोगों को ईश्वर के द्वारा दी गई जो योग्यताएं और क्षमताएं हैं वे अलग अलग हैं। इसलिए इस भावना को सभी की जरूरत के मुताबिक होना पड़ेगा, और जो विभिन्न आयामों से हम इस भावना पर दृष्टि डालेंगे तो निरपेक्ष भावना हमें प्राप्त होगी। ठीक है। एब्सोल्यूट स्पिरिट प्राप्त होगी। लेकिन ये एब्सोल्यूट स्पिरिट आई कैसे? सिंथेसिस एंटीथीसिस। ठीक है, वो सॉरी थीसिस एंटीथीसिस देन सिंथेसिस, इससे आई। ठीक है। प्राथमिक तौर पर व्यक्तिपरक भावना थी वो। ठीक है, व्यक्तिपरक, फिर उसका एंटीथीसिस ये आया, प्रतिपाद्य आया। ठीक है। सबसे पहले क्या था? प्रतिपाद्य विषय था। प्रतिपाद्य विषय क्या था? अपने मेरा संरक्षण हो, हम क्या करें कि मेरा संरक्षण हो, ये था ना। तो ये थीसिस हुई कि हम क्या करें कि मेरा संरक्षण हो। इसका प्रतिपाद्य पैदा हुआ, एंटीथीसिस इसकी पैदा हुई कि सबका संरक्षण हो, यह होना चाहिए, क्योंकि सबके संरक्षण में मेरा संरक्षण ऑटोमेटिकली है। इसलिए हमें प्रेरणा प्राप्त होगी कि हम सबके संरक्षण के बारे में भी सोचें। अब देखिए, उसके मुताबिक, फिक्ते के मुताबिक सब कुछ आदमी के दिमाग में चल रहा था। हीगल के मुताबिक सब कुछ समाज में चल रहा है। चलने का स्थान बदल गया है, चलने की प्रक्रिया एक ही है। चलने की प्रक्रिया तो एक है, चलने का स्थान सिर्फ बदला है और कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कहा था कि फिक्ते नहीं समझेंगे तो हीगल नहीं आएगा, हीगल नहीं आया तो मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि हीगल की व्याख्या ही मार्क्स को जन्म देगी। आपसे यह भी खूब पूछा जाता है कि जो नाजी शासन है इसको दार्शनिक आधार पर, ठीक है, किससे उत्पन्न माना जाता है? तो हीगल ये विचारक है जिससे दो दर्शन उत्पन्न हुए हैं, एक नाजी दर्शन और दूसरा मार्क्स का दर्शन। दोनों हीगल से ही प्रेरणा पाते हैं। और जब हमने जे का एग्जाम दिया था तो यही पूछा था जूरिस्प्रूडेंस में
और हीगल चूंकि इतना आदर्शवादी है, इसलिए आपका तुक्का नाजियों के संबंध में कभी भी हीगल पर नहीं लगता और हमेशा गलत होता है आपका ये उत्तर। नाजी शासन को जो वैचारिक प्रेरणा मिली थी वो हीगल से ही मिली थी, और मार्क्स को भी जो वैचारिक प्रेरणा मिली थी वो हीगल से मिली थी। कैसे मिली थी आगे देखेंगे, फिलहाल हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम फिक्ते और हीगल इन पर बात कर रहे हैं। फिक्ते भी जो सोच की प्रक्रिया प्रतिपादित कर रहा है वही हीगल की प्रक्रिया है। हीगल कुछ अलग नहीं कहता, बस स्थान बदल गए हैं, स्थान बदल गए। फिक्ते के मुताबिक सब कुछ आदमी का मस्तिष्क यहां है, इसलिए कहते हैं इंटेलिजेबल ह्यूमन ईगो, ये अध्ययन का केंद्र बिंदु है फिक्ते के। जबकि हीगल सब कुछ समाज में होता देख रहा है। आप में व्यक्तिपरक भावना है, उसकी प्रतिपाद्य यानी एंटीथीसिस पैदा हुई। वो वस्तुपरक भावना है, व्यक्तिपरक और वस्तुपरक भावना, इनमें संघर्ष हुआ। संघर्ष के परिणाम स्वरूप सिंथेसिस यानी संश्लेषित विषय ये सामने आया। ठीक है, संश्लेषण, इसे ही सिंथेसिस कहा जाता है। जो कुछ संश्लेषित होकर आए, यानी संश्लेषित क्या है, क्रिया, और संश्लेषण क्या है, नाउन। जो कुछ संश्लेषित होने की क्रिया के माध्यम से संश्लेषण के स्वरूप में सामने आया, दैट इज सिंथेसिस। ये सिंथेसिस कुछ समय तक काम करेगी, लेकिन फिर ये सिंथेसिस थीसिस बन जाएगी, क्योंकि परिस्थितियां बदलेगी समाज की परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो आज जो संश्लेषित होकर आया है ये थीसिस बन जाएगा, और बदली हुई परिस्थितियां एंटीथीसिस बन जाएंगी। ठीक है ना। और इस सिंथेसिस और एंटीथीसिस, वो ये सिंथेसिस जो अब थीसिस बन गई है, इसमें और एंटीथीसिस में फिर संघर्ष होगा, फिर सिंथेसिस आएगी, फिर परिस्थितियां बदलेंगी। ठीक है, और फिर यही थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी और अनवरत विकास होता रहेगा। ये हीगल की सोच है, और हीगल कहता है इतिहास, इसका निर्माण ऐसे ही होता है। हीगल इतिहास के निर्माण की प्रक्रिया बताता है, और इसीलिए हीगल महान है। हीगल विचारक है, या यूं कहें वाकई हीगल टीचर है। टीचर वो है जो आपकी, ठीक है, जिज्ञासा, इसे शांत करने की प्रक्रिया बताता है। हीगल समाधान नहीं दे रहा, टीचर समाधान देता भी नहीं, समाधान ढूंढने की प्रक्रिया बताता है, क्योंकि समाधान युग का होता है। समाधान ऐसा नहीं हो सकता कि जो सभी युगों में ठीक हो, ऐसा समाधान नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप समाज को ऐसा समाधान दे रहे हैं जिसके बारे में आपका दावा है कि वो सभी युगों में ठीक साबित होगा, तो ऐसा आज तक मानव इतिहास में नहीं हुआ। सभी युगों में समाधान ठीक रहे। हाँ, कुछ चीजें हैं जो सभी युगों में ठीक रहेंगी, इसलिए हमने कहा कि कुछ सार्वभौमिक सत्य होते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं। ठीक है, कुछ ही होते हैं, सब कुछ सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, सब कुछ बदलता रहता है। तो हीगल उस प्रक्रिया को चूंकि बता रहा है, इतिहास के बनने की प्रक्रिया, और सामान्य स्कूलों में आपको जो पढ़ाया जाता है वे दृष्टांत और उदाहरण पढ़ाए जाते हैं कि अकबर का राज तिलक ये इतिहास का भाग है। अरे वो उदाहरण है इतिहास का। इतिहास बनता कैसे है, इतिहास बनने की प्रक्रिया, ये हीगल बता रहा है। और वो इतिहास बनने की प्रक्रिया यही नहीं बता रहा, वो संस्कृति के बनने की प्रक्रिया भी बता रहा है। वो
कानून के बनने की प्रक्रिया भी बता रहा है, वो राज्य के बनने की प्रक्रिया भी बता रहा है, वो सब कुछ बनने की प्रक्रिया यही बता रहा है। वो कहता है इतिहास कैसे बनता है? एक क्षण एक बात ठीक लगती है, क्योंकि वो ठीक होती है उस क्षण पर वो ठीक है। और वो ठीक क्यों लग रही है? क्योंकि जो उसका विरोधी विचार है, यानी उसकी जो एंटीथीसिस है, ठीक है, जो कुछ उस क्षण ठीक लग रहा है, ये उस क्षण ठीक संश्लेषित रूप में सामने आ रहा है। ठीक है, आप जो कुछ ठीक पा रहे हैं, खाना हमें मिलना चाहिए, ठीक है, हमें खाना मिलना चाहिए, लेकिन इनकी भावना है कि हमें मिलना चाहिए, आपकी भावना है हमें मिलना चाहिए। तो आपकी जो चाह है, ठीक है, वो दूसरों की चाह के खिलाफ है। इन दोनों चाहों में, इन दोनों इच्छाओं में संघर्ष हो रहा है। जो सामने आ रहा है उसे ठीक कहा जा रहा है, वो ठीक बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो कुछ ठीक के रूप में सामने आ रहा है, वो व्यक्तिपरक और वस्तुपरक भावना के संघर्ष से उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। यानी थीसिस और एंटीथीसिस, इसके संघर्ष से सिंथेसिस के रूप में ठीक सामने आया है, अन्यथा ठीक सामने नहीं आ सकता। और इस ठीक को आपने इमोशन, ये भावना, ये स्पिरिट, ये कहा है। लेकिन ये कुछ समय तक ठीक रहेगा, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, और समय और परिस्थिति जब बदलेगी तो ये जो आज ठीक लगता है फिर ठीक नहीं लगेगा। बदली हुई परिस्थितियां एंटीथीसिस बन जाएंगी, फिर संघर्ष होगा, फिर सिंथेसिस आ जाएगी। तो इतिहास क्या है? इतिहास इस प्रक्रिया को बताता है कि जो चीज आज जैसी है, पूर्व में वो कैसी थी और क्या परिस्थितियां आई जिनके कारण उसमें बदलाव होते हुए वो आज इस रूप में मौजूद है। इसका अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, ठीक है। और जो सो कॉल्ड मास्टर हैं, वो आपको यहां तक बताने में अपनी भूमिका समाप्त मान लेंगे कि इतिहास का पिता हेरोडोटस था, और तब ये इतिहास, वो सिर्फ उदाहरण बताते हैं। इसलिए मेरी नजर में कोई टीचर नहीं है, ठीक है। आप जहर को अमृत कहना शुरू कर दो तो आपके कथन मात्र से जहर में अमृत के गुण ये पैदा तो नहीं हो जाएंगे, ठीक है। जहर तो अपने गुणों को ही प्रकट करेगा और अमृत अपने गुणों को प्रकट करेगा। कथनकर्ता के कथन के आधार पर किसी चीज में कोई विशेषता ये पैदा होती ही नहीं। कथनकर्ता की नैतिकता ये है कि वो सही ही कहे, लेकिन अगर कथनकर्ता इतना नैतिक नहीं है कि वो सही कहे, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ योर सेल्फ कि बीइंग ए गुड सिटीजन आप इस कथनकर्ता की आलोचना करें, न कि कथनकर्ता की सामाजिक हैसियत से प्रभावित होकर या तो उसके प्रति चुप्पी ये अख्तियार कर ले, और या फिर उसकी सामाजिक हैसियत से कुछ लाभ अपने लिए सुरक्षित और संरक्षित करने के उद्देश्य से उसकी चरण वंदना ये आप शुरू कर दें। ये ठीक नहीं है, और आप यही करते हैं। जो अक्षम टीचर आपको कुछ भी नहीं समझा पा रहा, आप कुछ नंबरों की लालच में या तो उसकी चरण वंदना शुरू कर देते हैं, या उसकी सामाजिक हैसियत से प्रभावित होकर हमें हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। जो आपको प्रक्रिया समझा ही नहीं सकता, वो काहे का टीचर। अगर उसे किसी ने टीचर अपॉइंट कर दिया तो जिसने किया उसकी निंदा और आलोचना करिए, ठीक है। ऐसे टीचरों की प्रशंसा या उनकी हाँ में हाँ मिलाने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि इस बात पर बड़ा
मेरी आलोचना होगी, लेकिन हमें आलोचनाओं से कोई डर नहीं लगता। खूब करो, खूब करो, सच सच है। तुम्हारी आलोचनाओं से डरकर सच को, न तो सच कहने वाले रुकेंगे और न सच में कोई बदलाव होगा। हीगल इतिहास के निर्मित होने की प्रक्रिया बता रहा है। वो कहता है इतिहास इस चीज का नाम है, इतिहास उस प्रक्रिया को कहते हैं जो ये बताती है कि कोई वस्तु आज जिस रूप में मौजूद है, पूर्व में वो किस रूप में थी और क्या स्थितियां आई जिनके कारण से वह अपने रूप को परिवर्तित करते हुए है, ठीक है, आज इस रूप तक पहुंची है। और रूप परिवर्तन की इस प्रक्रिया में जिन तत्वों ने भाग लिया वे तत्व कौन से हैं? वे तत्व हैं थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। लेकिन ये सब चल कहां रहा है? ये समाज में चल रहा है। और फिक्टे के मुताबिक ये सब कहां चल रहा है? आदमी के दिमाग में चल रहा है। ठीक है, इसलिए फिक्टे और हीगल के विचार की प्रक्रिया एक है, लेकिन विचार का स्थान अलग अलग है। उनके विचार का स्थान मानव मस्तिष्क है और इनके विचार का स्थान ये समाज है। ठीक है ना? ये फर्क है हीगल और फिक्टे में। बाकी एक ही है, बाकी एक ही है। वो पक्ष प्रतिपक्ष कहता है, ये आत्मपरक और वस्तुपरक कहते हैं। ठीक है ना? ये थीसिस और एंटीथीसिस नाम देते हैं। ठीक है, वो पक्ष और प्रतिपक्ष से नैतिकता ये व्यक्ति की उत्पन्न मानता है। फिर सभी व्यक्तियों की नैतिकता इसी ढंग से उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर राज्य की भूमिका वो सभी नैतिकताओं में सामंजस्य बिठाने के रूप में देखता है। और राज्य जब सभी की नैतिकताओं में, ठीक है, सामंजस्य बिठाकर एक वस्तुपरक नैतिकता इसको उत्पन्न कर देता है, तो वस्तुपरक नैतिकता को ही कानून कहा जाता है। फिक्टे का कहना ये है। ठीक है, हीगल वो भी इसी प्रक्रिया को बता रहा है, लेकिन वो सिंथेसिस समाज में ही घटित बता रहा है कि थीसिस पैदा हुई, एंटीथीसिस पैदा हुई, दोनों में संघर्ष हुआ, संश्लेषण यानी सिंथेसिस आई। सिंथेसिस को स्पिरिट या भावना कहा हमने, और इस भावना से निरपेक्ष भावना पैदा हुई, क्योंकि सभी एंगल से, सभी समाज के सभी वर्गों के और व्यक्तियों के लिहाज से हमने उस पर सोचा, तो वो एब्सोल्यूट स्पिरिट निरपेक्ष भावना आई, और इस निरपेक्ष भावना को ही कानून ये कह दिया। ये कुछ समय तक रहेगा, फिर ये थीसिस बन जाएगी, एंटीथीसिस आ जाएगी। अच्छा, जो विचार है मूल, ठीक है, उसको अप्रतिपाद्य विषय ये माना है, और वो स्वतंत्रता की भावना है, वो प्रकृति में है ऑलरेडी। उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे, हमने एक आइडिया दिया, उस पर बात नहीं कर रहे। अभी तो हीगल की विचार की प्रक्रिया, ये सिर्फ हम हीगल कैसे सोचता है ये हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, हीगल कानून को कैसे जन्म देगा ये बताएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ हीगल का इंट्रोडक्शन ये रख रहे हैं आपके सामने, और हीगल फिक्टे से अलग कैसे है। ठीक है, दो बातें सिर्फ हम आपके सामने रख रहे हैं इस समय, और कुछ भी नहीं। ठीक है, फिक्टे क्योंकि व्यक्ति इसके दिमाग में, ठीक है, नैतिकता इसको पैदा हुआ मान रहा है, और नैतिकता को वो युक्ति परक रीजन्ड भावना, रीजन्ड स्पिरिट ये मान रहा है। रीजन्ड क्यों है? क्योंकि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों से पैदा हुई, दोनों के संघर्ष से पैदा हुई एक ठीक चीज, ये है वो, इसी को वो नैतिकता कहता है। ठीक चीज को नैतिकता कहता है, और ठीक चीज वो क्यों है? अगर ठीक है तो रीजन्ड है। ठीक है, रीजन्ड की जो व्याख्या है वो तो यही है कि जो परिस्थितियों में ठीक है वो रीजन्ड है। तो रीजन्ड बात ये फिक्टे कहां उत्पन्न होती देख रहा है? मानव के दिमाग में। इसलिए वो युक्ति परकता
ठीक है, इसका आत्मपरक सिद्धांत प्रतिपादित करता है, जबकि हीगल, ठीक है, युक्ति परकता को उत्पन्न होते कहां देख रहा है? समाज में, ठीक है, और वह युक्ति परकता पूरे विश्व में इसी ढंग से पैदा हो रही है। ठीक है भाई, हीगल जो सिद्धांत दे रहा है वो कह रहा है कि पूरी दुनिया में सब चीजें ऐसे ही पैदा होती हैं, थीसिस, एंटीथीसिस, देन सिंथेसिस, सिंथेसिस फिर थीसिस बनेगी, फिर एंटीथीसिस आएगी, फिर सिंथेसिस आएगी, यही प्रक्रिया, दिस इज द प्रोसेस which is continuously going on in every part of the world। ठीक है ना, तो जब every part of the world आ गया तो युक्ति परकता की वस्तु परक व्याख्या आ गई ना भाई। फिक्टे ने जो व्याख्या दी वो युक्ति परकता की आत्मपरक व्याख्या है, और हीगल जो व्याख्या दे रहा है वो युक्ति परकता की वस्तु परक व्याख्या है, क्योंकि वो पूरे विश्व में इसी ढंग से चलता उसको देख रहा है। इसमें आदमी की भूमिका गौण है, इसमें मूल्य और प्राकृतिक घटनाएं ये रोल निभा रहे हैं। ठीक है ना, आदमी की भूमिका गौण है और वहां आदमी की भूमिका प्रमुख है, सब कुछ आदमी के दिमाग में चल रहा है, इसलिए वो युक्ति परकता की आत्मपरक व्याख्या है और ये युक्ति परकता की वस्तु परक व्याख्या है। तो दो अंतर निकल आए हीगल और फिक्टे में मूल रूप से। एक युक्ति परकता के जन्म का स्थान, ये फिक्टे के मुताबिक आदमी का दिमाग है, और हीगल के मुताबिक युक्ति परकता के जन्म का स्थान स्वयं समाज या प्रकृति है, ये कह लीजिए। ठीक है, दूसरा, फिक्टे आदमी के दिमाग में युक्ति परकता को उत्पन्न मानता है, इसलिए वो युक्ति परकता का आत्मपरक सिद्धांत ये देता है, और हीगल युक्ति परकता का वस्तु परक सिद्धांत ये देता है। These are the two differences between Fichte and Hegel। ठीक है, हीगल शानदार विचारक है, ये यूं कहे कि प्रत्येक विचारक शानदार होता ही है तो कोई गलत बात नहीं है। हीगल आता क्यों है, ठीक है, हीगल आता क्यों है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये क्या है, ये हीगल की विचार प्रक्रिया के लिए जो फर्टाइल लैंड है वो कहां से आ गई है, क्योंकि कोई भी विचार हवा में नहीं पैदा होता, सामाजिक जरूरतें ये उस विचार के जन्म की प्रक्रिया इसको रेगुलराइज करती हैं और तब कोई विचार पैदा होता है। हिस्टोरिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल, ये दोनों 19वीं शताब्दी में, ठीक है, ये लगभग पैदा होते हैं। जो एनालिटिकल स्कूल है ये इंग्लैंड में पैदा हो रहा है, और जो हिस्टोरिकल स्कूल है ये जर्मनी जहां पैदा हो रहा है, और हीगल भी जर्मनी में है, फिक्टे भी जर्मनी में है, कांट भी जर्मनी में है, मार्क्स भी जर्मनी में है। ये भी खूब पूछा जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा पूछने की उन लोगों की स्थिति ही नहीं होती जो जे और गो का पेपर बनाते हैं, वो यही पूछ लेते हैं बस, और कुछ नहीं। ये पैदा क्यों हुए, ये दो रिएक्शन है किसके प्रति, नेचुरल स्कूल के प्रति। क्योंकि नेचुरल स्कूल ने कानून कैसे पैदा होता है इसकी व्याख्या करते समय कानून का जो स्रोत बताया, वो स्रोत मानव विवेक है, युक्ति संगतता है, मूल्य है, न्याय, समानता, इनको आधार बताया है कानून के जन्म का। और ये आधार चूंकि अनुभव नहीं हो सकते, दिखाई नहीं पड़ सकते, ठीक है, अनुभव यानी
इनकी व्यक्तिगत जानकारी है। हमने आपसे पहले भी कहा कि आपको किसी भी चीज की व्यक्तिगत जानकारी है कब कहा जाता है, जब आप उस चीज के अस्तित्व का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों से हासिल करते हैं, तब ये आप कहते हैं कि हमें उस चीज की व्यक्तिगत जानकारी है। जब आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से उस चीज के अस्तित्व का अनुभव ये प्राप्त करते हैं, तो इस अनुभव को ही आप अपना व्यक्तिगत ज्ञान इस रूप में प्रचारित और प्रसारित करते हैं। तो मानव विवेक, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये जो मूल्य हैं, ये जो वैल्यूज हैं, इनकी व्यक्तिगत जानकारी असंभव है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से ये प्राप्त नहीं होते। और जो आपका 19वीं शताब्दी जैसे जैसे समाप्त होने की ओर आई, ठीक है, वैसे वैसे डार्विन, लेमार्क, ये लोग दुनिया में आने शुरू हो गए और इन्होंने, ठीक है, दुनिया के विकास का वैज्ञानिक सिद्धांत ये प्रतिपादित किया, विकासवादी सिद्धांत ये दिया। और हमने आपसे पहले भी कहा कि एक बात समाज में घटित होती है और वो दुनिया में वो चल रही सभी विचारों को और सभी चीजों को प्रभावित कर देती है, क्योंकि डार्विन और लेमार्क ने लोगों के जो सोचने का दृष्टिकोण था उसको परिवर्तित करके रख दिया। और आप देखेंगे दृष्टिकोण ये हर 20-25 साल में बदल जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे 20-25 साल के नहीं हुए, इसलिए आपने वो युग नहीं देखा, हमने देखा है। आज से 20-25 साल पहले धर्म की बात करना, पूजा पद्धति की बात नहीं कर रहा है, धर्म यानी जीने के ढंग की बात करना, नहीं सच बोलना चाहिए, नैतिक रहना चाहिए, इस सब की बात करना बेवकूफी मानी जाती थी। उस सब की बात करना बेवकूफी मानी जाती थी। और वही आज से 20-25 साल का पहले का युग है जब भले आदमी की व्याख्या क्या थी, वो जो बजाज का स्कूटर खरीद कर पत्नी और कुत्ते दोनों को समान रूप से पीछे बैठा कर एक चाट के ठेले पर खड़ा होकर शाम को चाट खाता है, कुछ मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करता है और खाना खाकर सो जाता है, और पेड़ों के समान जैसे पेड़ पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और मर जाते हैं, मर जाता है, इसे भला आदमी कहते हैं। आज से 20-25 साल की पहले की व्याख्या ये है। और अगर साहित्य समाज का आईना होता है तो ये शेर लिखा ही नहीं जा सकता जो अकबर इलाहाबादी ने लिखा, जो हमने कल भी कहा कि क्या करें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए। ये प्रतिक्रिया, ये मन का दुख है लेखक के, वो ये कह रहा है कि क्या कहें अहबाब की, क्या समय आया है कि प्रदर्शन करने योग्य काम ये कारे नुमाया किसे माना जा रहा है कि बीए किया, नौकर हुए, पेंशन ली और मर गए। ये लेखक के मन का दुख है जो वो प्रकट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर साहित्य समाज का आईना है तो इससे पहले यही लोग भले माने जाते रहे, आज स्थिति बदल गई है। इसलिए आज का मानव ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सुसंस्कृत है, विचार की प्रक्रिया बदली है। ठीक है, आज आपको, ठीक है, जो यूथ है उसमें एक क्रेज मिलेगा, ठीक है, अच्छी बातों के प्रति। इसलिए वो मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि पहले का जमाना अच्छा था। नो डाउट आज का जमाना अच्छा है। पहले का जमाना न कभी अच्छा था न कभी अच्छा हो सकता है, आज ही का जमाना बेहतर है। तो विचार की प्रक्रिया प्रभावित होती है। लेमार्क और डार्विन के साथ वैज्ञानिक सोच ये विकसित होनी शुरू हो गई। और जब ये बात शुरू हुई 20वीं शताब्दी में, ठीक है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, तो प्रकृति नेचुरल स्कूल जो कानून के प्रारंभ के स्रोत बता रहा था, उनकी वैज्ञानिक सत्यता को प्रमाणित नहीं किया जा सका। ठीक है, वैज्ञानिक सत्यता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता था, इसलिए हिस्टोरिकल और एनालिटिकल स्कूल जैसे स्कूल आए जिन्होंने कानून के प्रारंभ के जो स्रोत थे उन्हें समाज में
स्थापित कर दिया और उन्हें इंद्रियों द्वारा बोधगम्य बना दिया। जैसे एनालिटिकल स्कूल ने कहना शुरू किया कि कानून संप्रभु से पैदा होता है, ठीक है, वो संप्रभु का समादेश है। सेबिनी आए, सेबिनी ने कहा कि लोक चेतना, ठीक है, लोक चेतना ये कानून का रूप ग्रहण करती है। लेकिन सेबिनी ये नहीं बता सके, अच्छा सेबिनी चूंकि जर्मनी के हैं और एनालिटिकल स्कूल के लोग ये इंग्लैंड के हैं, हीगल स्वयं जर्मनी का है, तो आदमी अपने देश के, अपने पड़ोस के लोगों को जल्दी उत्तर देने की कोशिश ये करता है, दुनिया से बाद में मतलब रखता है। तो हीगल ने पहला उत्तर सेबिनी को दिया है। सेबिनी ने जो लोक चेतना का सिद्धांत विकसित किया, उनका लोक चेतना ये कानून का रूप ग्रहण करती है। हीगल का प्रश्न था लोक चेतना कैसे निर्मित होती है, ये बताओ। लोक चेतना कानून का रूप ग्रहण करती है, स्वयं लोक चेतना कैसे बनती है? ठीक है, लोक चेतना कोई संस्कृति कहेगा हीगल का शिष्य कोहलर, जब कोहलर आएगा तो इस लोक चेतना को ही संस्कृति कहना शुरू कर देगा। और कोहलर हीगल का शिष्य है, ठीक है, दो लोग आएंगे, स्टेमलर कोहलर। स्टेमलर कांट का शिष्य होगा और कोहलर हीगल का शिष्य होगा, ठीक है। फिर और आएंगे डेल्वेचियो, रेडब्रक, ठीक है, जॉन रॉल्स, ये लोग आएंगे। ये मॉडर्न विचारक हैं नेचुरल स्कूल के। अब नेचुरल स्कूल खत्म होना चाहता है, मुख्य विचारक यही हैं नेचुरल स्कूल में। तो हीगल ने इस बात का जवाब दिया है कि सेबिनी ने कहा कि लोक चेतना ये कानून में परिवर्तित होती है। हीगल का प्रश्न है कि लोक चेतना कैसे पैदा होती है, तो सेबिनी ने इस प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया है कि लोक चेतना कैसे निर्मित होती है। इस प्रश्न का जवाब हीगल के साथ आया है कि लोक चेतना कैसे निर्मित होती है। तो उनका लोक चेतना थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, इससे निर्मित होती है, ठीक है। थीसिस कैसे आती है? तो उनका थीसिस प्रकृति में कुछ तत्व मौजूद है, वो परम तत्ववादी है, हीगल भी परम तत्ववादी है ना, तो कुछ तत्व मौजूद हैं, इसलिए थीसिस पैदा होती है। इसलिए थीसिस पैदा होती है क्योंकि जो मौजूद है वो अनुभव होगा, जो मौजूद है वो अनुभव होगा। हमने कहा सोचने के दो तरीके, कि जो मौजूद होगा वो अनुभव होगा, और एक ये कि जो अनुभव हो रहा है वो मौजूद है। अगर अनुभव, ठीक है, हो रहा है तो मौजूद है ही, अगर नहीं है तो मौजूद कैसे हो रहा है, वो अनुभव कैसे हो रहा है। सोचने के दो तरीके हो सकते हैं बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मार्क्स जब आएगा तो वो कहेगा हीगल उल्टा खड़ा है, वो कहता है हीगल शीर्षासन किए हुए हैं, हमने हीगल को सीधा खड़ा कर दिया है बस। क्योंकि हीगल कहता है कि अनुभव हो रहा है, इसके मतलब कुछ है, परम तत्व है, अनुभव हो रहा है, ठीक है, इसलिए है। मार्क्स कहता है ना, है इसीलिए तो अनुभव हो रहा है, ठीक है। वो कहता है अनुभव हो रहा है, वो अनुभव को प्राथमिक तौर पर देख रहा है, होने को बाद में। मार्क्स होने को पहले देख रहा है, अनुभव को बाद में। इसलिए वो कहता है हीगल उल्टा खड़ा है, हमने सीधा खड़ा कर दिया। वो बात आगे की है, आगे रखेंगे उस बात को, एक बीज रूप में, एक सूत्र रूप में हमने आपके सामने वो बात रखी है। लेकिन हीगल परम तत्ववादी है। अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखें कि कांट, हीगल और फिक्टे तीनों परम तत्ववादी। ये थीसिस क्यों आ रही है आदमी में? एंटीथीसिस तो बाद में आ रही है ना। देखिए विचारक इसी को कहते हैं, वो एक एक बात स्पष्ट कर रहा है। उसकी बात सही है, उसकी बात गलत है, इससे मतलब नहीं होता। सोच तो रहा है। वो कहते ना कि मंजिल मिले न मिले, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, सफलता मिली नहीं मिली इससे क्या मतलब। उसने प्रयत्न तो किया, उसने प्रोसेस तो अपनाया, इससे क्या लेना देना। हीगल ने व्याख्या का प्रयास तो किया है। हीगल कहता है थीसिस कहां से आती है, तो वो कहता थीसिस आती है
क्योंकि कुछ परम तत्व है, कुछ प्रकृति में है, ठीक, कुछ प्रकृति में है, वो थीसिस को निर्मित करता है, क्योंकि उसे संरक्षित करने की इच्छा मनुष्य में आती है, इसलिए वो थीसिस है। उससे एंटीथीसिस आती है। और स्वतंत्रता ये प्रकृति में है, परम तत्व मानते हैं, फिक्ते भी मानते हैं, कांट भी मानते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। स्वतंत्रता प्राग अनुभविक है। अनुभव इसलिए हो रहा है क्योंकि वो है, अगर वो होती नहीं तो अनुभव कैसे हो जाती, ठीक है। और अनुभव उसका हो रहा है, जैसे ही वो जाती है अनुभव होने लगता है कि चली गई, ठीक है। तो ये जो अनुभव है, चूंकि इसलिए है कि वो है, तो जो है उसे संरक्षित करने का की इच्छा ये मनुष्य में पैदा हो जाती है। और जब ये पैदा होती है ये इच्छा कि जो है उसे संरक्षित करने की, तो बस थीसिस आ गई। और ये थीसिस कैसी? आत्मपरक, अपने लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की स्थिति मनुष्य में आई है। ये आत्मपरक है स्वतंत्रता। इसका प्रतिपाद्य, ठीक है। अब प्रतिपाद्य आया, यानी थीसिस आई, प्रतिपाद्य विषय थीसिस आई। अब वो प्रतिपाद्य विषय काहे पर आया? अप्रतिपाद्य विषय पर। स्वतंत्रता, ठीक है, उसे संरक्षित करना है स्वतंत्रता को, क्योंकि स्वतंत्रता तो है, स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं करना है, स्वतंत्रता को संरक्षित करना है। तो जो प्रतिपाद्य है वो क्या है? स्वतंत्रता का संरक्षण। स्वतंत्रता देना नहीं है, ठीक है, स्वतंत्रता देना नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता का संरक्षण या स्वतंत्रता का अनुभव, यह प्रतिपाद्य है। जब संरक्षित होगी तभी तो अनुभव होगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता स्वयं अप्रतिपाद्य है, और वो कहां है? प्रकृति में। स्वतंत्रता कहां है? अप्रतिपाद्य है, और वो प्रकृति में है। उसका प्रतिपादन नहीं करना है हमें, स्वतंत्रता का संरक्षण करना है, यह है प्रतिपाद्य। इसका प्रतिपाद्य आएगा, एंटीथीसिस आएगी कि सबकी स्वतंत्रता संरक्षित हो, ठीक है ना। थीसिस, एंटीथीसिस, और फिर सिंथेसिस, ये आएगा। तो सेविनी ने लोक चेतना की बात की। स्वयं लोक चेतना कहां से आती है ये सेविनी ने नहीं बताया, वो हीगल ने बताया कि लोक चेतना थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, जो सिंथेसिस होती है उसी को लोक चेतना कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंथेसिस लोक चेतना है, लेकिन ये लोक चेतना विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं में अलग अलग दिखाई देती है। जैसे अमेरिका में लोक चेतना अलग दिखाई दे रही है। लोक चेतना सामान्य है, कानून लोक चेतना पर आधारित है, यह बात सामान्य है सभी विधिक व्यवस्थाओं में, लेकिन लोक चेतना का अनुभव प्रत्येक विधिक व्यवस्था में अलग अलग है, ठीक है। लोक चेतना का अनुभव प्रत्येक विधिक व्यवस्था में अलग अलग है। हीगल इसका कारण बताता है। वो कहता है चूंकि प्रत्येक विधिक व्यवस्था में आदर्श चीजें अलग अलग मानी गई, ठीक है, तो वे आदर्शी तो थीसिस के रूप में काम कर रहे हैं, वे आदर्शी तो थीसिस के रूप में काम कर रहे हैं, और जो वर्तमान प्राकृतिक घटनाएं प्रकृति में घट रही हैं वो एंटीथीसिस का काम कर रही हैं, और फिर सिंथेसिस आ रही है, ठीक है। तो वो कहता है आदर्शों का अनुभवीकरण, ठीक है, ये पूरे संसार में आदर्श का अनुभव अलग अलग हो रहा है, इसलिए प्रत्येक दुनिया के प्रत्येक हिस्से में लोक चेतना का अनुभव अलग अलग है, लेकिन कुछ सामान्य है। वो सामान्य क्या है? लोक चेतना, जिसे सेविनी लोक चेतना कहता है, उसे हीगल भावना कहता है, या और उस भावना को विभिन्न एंगलों से देखकर निरपेक्ष भावना इस रूप में देखता है। तो लोक चेतना का निर्माण कैसे हो रहा है, हीगल इस प्रक्रिया को बता रहा है। और थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, इस रूप में कानून का जन्म, राज्य का जन्म, सब चीजों का जन्म वो इसी से मानता है, इसी प्रक्रिया से। हीगल मोस्टली हमने आपके सामने रख दिया परिचयात्मक रूप में, ठीक है। हीगल ने सारी चीजें थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस इससे जन्मी हुई मानी है, और उसकी थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की प्रक्रिया, ये घटित होने का स्थान स्वयं प्रकृति या समाज है, मानव मस्तिष्क नहीं। इसलिए हीगल
फिक्ते के समान जर्मन दार्शनिक होते हुए भी युक्तिपरकता का जन्म स्थान, युक्तिपरकता यानी ठीक चीज, यानी भावना, यानी संश्लेषित चीज, इसके जन्म का स्थान कहां मानता है? समाज। इसलिए हीगल युक्तिपरकता का वस्तुपरक विचारक कहलाता है और वो आत्मपरक विचारक कहलाते हैं। ठीक ढंग कानून कैसे जन्मेगा, बस के प्रक्रिया तो आपने जान ली, कानून कैसे जन्मेगा, वो किसी भी चीज के जन्म लेने की इस प्रक्रिया से कानून कैसे जन्मेगा, इस पर थोड़ी सी बात करके अगले क्लास में हम लोग कोहलर इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वो हीगल का शिष्य